नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों के लिए फिर से मैं उपस्थित हूँ वितान को लेकर। वितान में कहानी नंबर 2, जूझ। जूझ का मतलब होता है जूझना, समस्या का सामना करना, संघर्ष करना, लड़ते रहना। तो इस कहानी में हमारे लेखक ने भी अपने जीवन में बहुत कुछ संघर्ष किया है, बहुत सी वो विषम परिस्थितियों से जूझा है। तो चलिए, मैं एक से पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। वहाँ पर मैंने उसके कैरेक्टर्स के विषय में बात की है और जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिए हैं उसके विषय में बात की है। आज मैं आपको कहानी का सारांश कुछ ऐसे सुनाऊँगी कि इससे अलग कहीं भी कोई प्रश्न नहीं जाएगा, 100%। तो चलिए शुरू करती हूँ। मैंने इस कहानी को आपको आसान तरीके से समझाने के लिए 4 भागों में कहानी को बाँटा है। उन चारों को आप अच्छे से समझिए और आनंद लीजिए। कहानी के पहले भाग में जो हमारे लेखक है उसके बचपन का वर्णन किया है कि उसके पिता ने उसकी पढ़ाई को छुड़वा दिया था। उसके पिता की बात करूँ, उसके पिता का नाम रत्नाप्पा था और उसके पिता मैं अगर कहूँ तो वो राखामाई के पास में जाते थे और वे जो एक दुष्चरिता महिला थी, जिसको और बिल्कुल भी घर की ज़िम्मेदारी उसके पिता को नहीं थी, घर के काम-धाम, खेती-बाड़ी से कोई मतलब नहीं था। तो एक तरह से अगर हम ये कहें कि उन्होंने बच्चे पर ही घर की सारी ज़िम्मेदारी को छोड़ दिया था, खेती-बाड़ी का काम, गाय-भैंसों को चराना-चुगाना, सब कुछ लाने-देना, तो बच्चा उसमें लग कर रह गया था और उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। लेकिन लेखक को जब बच्चा था उसको पता था कि भई बिना पढ़े तो कुछ काम चलने का ही नहीं है। तो और लेखक प पढ़ना चाहता था, उसको पढ़ना अच्छा लगता था। तो अपनी पढ़ाई को पाने के लिए वो किन-किन परिस्थितियों से जूझा, यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। तो लेखक ने एक दिन अपनी माँ से मौका देखकर बात की कि घर में तो बात कर नहीं सकता था। उसकी माँ कंडे थाप रही थी, खेत में बैठी थी, कंडे थाप रही थी। तो लेखक ने माँ से अपने मन की बात कही कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो और किसी तरह से मेरे विद्यालय जाने का प्रबंध करो। तो माँ ने बहुत कहा कि तेरा बाप तो मतलब सुनता नहीं है और घुर्रा कर मुझ पर चढ़ेगा। तो लेखक को विचार आया कि उस ज़माने में ज़मींदारी प्रथा थी। ज़मींदारों का गाँव में रौब होता था और ज़मींदार की बात सब मानते थे। तो लेखक को लगा कि क्यों नहीं हम राव दत्तन उनका नाम था ज़मींदार का, कि वहाँ पर जाकर मैं अपने अपने मन की बात उनसे कहूँ, दत्ता राव से कहूँ और पिताजी को बुलाकर उनसे बात करेंगे। तो इस तरह से उसने माँ को अपने पक्ष में लिया कि चलो जाकर उनसे बात करते हैं। और लेखक अपनी माँ के साथ में राव जी से मिलने के लिए गए, ज़मींदार से मिलने के लिए गए। लेखक ने सारी बात उनको बताई। यहाँ पर एक मेरा घटनाक्रम एक समाप्त हो गया। फिर वहाँ पर दत्तराव जी ने प्लानिंग की किस तरह से उसके पिता को बुलाया जाए और बुलाकर पिता को समझाया जाए। ठीक है? एक आपको बात समझ में आ गई। फिर दूसरे घटनाक्रम में दत्ताजी राव का घर गए है, उन्होंने उसके पिता को बुलाया, पिता से बातों बात में करके पूछा कि भई बच्चा क्या कर रहा है? तो उसके पिता ने बताया कि इसकी पढ़ाई छुड़वा दी है। अब इम्पोर्टेंट बात बनती है, पिता ने कई कारण छुड़वाए कि पढ़ाई क्यों छुड़वाई? उन्होंने बताया कि घर की जो इसको फ़ीस के पैसे दिए गए थे, उस फ़ीस के पैसे से इसने सिनेमा देख लिया था। जो उपले होते हैं, कंडे होते हैं, उनको बेचकर ये पैसे पैसे चुरा रहा था। तो ये 2-3 कारण उन्होंने बताए। तो दत्ताजी राव ने उनको समझाया कि ठीक है, बच्चा है, कभी गलती हो गई होगी, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उन्होंने सख्ती से आदेश दिया कि इसकी पढ़ाई दोबारा से शुरू करवाई जाए। तो उसके पिताजी मना नहीं कर पाए और उन्होंने उसको विद्यालय जाने के लिए भेजने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ शर्तें रखी। और जल्दी से मेरे प्रश्न का उत्तर बताइए कि लेखक किसके साथ दत्ताजी राव के यहाँ गया और क्यों गया? किसके साथ गया और क्यों गया? तो उसने शर्तें रखी कि विद्यालय जाने से पहले जो भी जितना भी काम ये घर का करता है, खेती-बाड़ी जैसे गाय-भैंसों को पानी पिलाना, ये जो भी इसकी ज़िम्मेदारी है, वो सारा काम करके जाएगा। और अगर ज़्यादा काम हो, खेतों पर ज़्यादा काम हो तो उस दिन विद्यालय की छुट्टी करेगा। लेखक ने सब चीज़ मंज़ूर कर ली और लेखक विद्यालय गया। लेखक के पास किताबें नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। तो वहाँ पर जब विद्यालय में गए तो लुंगी पहन कर गए। लुंगी तो आप समझते होंगे, खुल भी जाती है आगे से, उसमें कोई ऐसे नाड़े जैसी कोई चीज़ नहीं होती जो बंधी रहे। तो लेखक गया, लुंगी पहन कर गया। क्लास में बच्चों ने बहुत शैतानी की, बहुत उसकी मज़ाक बनाई। लुंगी को इस बीन खोलकर लुंगी को चारों तरफ क्लास में घुमा दी, तो वो बेचारा सहम से क्लास में बैठा रहा। लेकिन ये यहाँ भी परिस्थिति से वो जूझा। पहले तो बेचारे विद्यालय आने के लिए उसे कितनी खुशामदें करनी पड़ी, कितनी प्लानिंग करनी पड़ी। विद्यालय में आ गए तो किताबें नहीं हैं उसके पास, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, कक्षा के सारे बच्चे मज़ाक बना रहे हैं। और दूसरी समस्या,
जो उसके साथ के बच्चे थे वो बड़ी क्लास में पहुंच गए हैं, वो पीछे की क्लास में हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनता है कि विद्यालय में लेखक ने किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में हेडलाइन बता दीजिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो लेकिन लेखक ने फिर भी हार नहीं मानी। अब उसने अगले दिन अपने माँ से पुराने कपड़े का बस्ता सिलवाया, थैला सिलवाया, उसमें जो भी किताबें थी वो रखी और फिर अब उसने लुंगी के सांप पे एक चड्डी टाइप कोई कच्छा जिसको हम कहते हैं वो पहना। अब तो लेखक श्योर थे कि भी इसको खींचा नहीं जाएगा। तो ये परिस्थिति जो लेखक को विद्यालय में सामना करना पड़ा, लेकिन लेखक ने हार नहीं मानी। यही तो लेखक ने हमें सिखाया, परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हमें हार नहीं माननी है। अब लेखक उसी क्लास में एक विशिष्ट चरित्र इसमें आया, बसंत पाटिल। बसंत पाटिल नाम का एक बच्चा था जो मैथ्स में बहुत होशियार था, क्लास का मॉनिटर था, ठीक है? और लेखक ने उससे दोस्ती की। अब लेखक ने उससे दोस्ती की और दोनों मिलकर साथ से लेकिन वो जैसे मैंने बताया कि वो मैथ्स में बहुत होशियार था, तो वो लेखक को साथ में मैथ्स करवाता, पुराना जो भी पीछे का सिलेबस हम कह सकते हैं, वो जो लेखक पीछे था उसने बहुत बसंत ने बहुत मदद की, सारे सम करवाता, सारी चीज़ें उसको सिखाता। कुछ ही दिनों में लेखक ने भी दौड़ पकड़ ली और लेखक बसंत के बराबर का चलने लगा। यानी सारा सिलेबस उसने कवर कर लिया और पढ़ाई को उसने अच्छे से तैयारी की। बसंत के साथ चलने पड़ा। बसंत पाटिल और लेखक की गहरी दोस्ती हो गई। नहीं, ठीक है। अब एक अगले घटनाक्रम में हम जानेंगे, विद्यालय में एक अध्यापक थे जो मराठी के अध्यापक थे। और वो जब कक्षा में पढ़ाती थी तो कविताओं को गाकर पढ़ाती थी ताकि सारे बच्चे कविताओं में का आनंद लें। तो बच्चों को अच्छा लगता था और लेखक तो हमारे विशेष था। लेखक को उन सोन लेकर की कवि क्लास में बहुत अच्छा लगता था। सोन लेकर खुद भी कविता लिखते थे। ठीक है, तो वो लेखक ने धीरे-धीरे जब उनके जब संपर्क में लेखक आया, लेखक का परिचय उनसे हुआ, लेखक उनसे प्रभावित हुआ और परिणाम स्वरूप लेखक ने भी कुछ छोटी-मोटी कविताएँ लिखनी शुरू की। अब लेखक को यहाँ पर एक जुनून सवार हो गया है। जब हम कुछ काम करते हैं जुनून होता है तो उसका रिजल्ट कुछ और ही निकलता है। तो लेखक को जुनून सवार हो गया। लेखक खेतों में जाता, काम कर रहा होता, तो जो भी उसको मिल जाता, कॉपी किताब उसके पास नहीं, जो पत्थर मिल जाता है पत्थर पर भी लिख देता है। मिट्टी मिट्टी होती है, मिट्टी में से हाथों से उंगली से लिखने लगते हैं, वहाँ वो अपनी तुकबंदी करता, वहाँ पर लिखता। गाय भैंसों का इतना बड़ा बड़ा शरीर होता है, पेट पर उस पर वो लिखता, जो उसके हाथ में आता है वहाँ पर बैठकर वो अपनी कविताएं लिखता। तो यहाँ से लेखक की कविता या लेखन शैली का प्रारंभ हुआ। अब वो लिखता तो और फिर जाकर दिखाता, तो जो उसके गुरुजी थे वो उसको तो मोटिवेट करते, प्रशंसा करते और उन्होंने यहाँ तक कह रखा था कि तुम लिखो, जब भी तुम्हें कोई समस्या का सामना हो तो ज़रूर तुम मुझसे आकर बात करना और मुझे अपनी कविता दिखाना। तो यहाँ से लेखक को लिखने की मोटिवेशन मिली और लेखक का जीवन इस तरह से बदल कर बहुत आगे तक पहुँचा। तो हमने चार घटनाक्रम में देखा। पहले लेखक के परिवार का वर्णन, जहाँ पर उसकी माँ और उसके पिता हैं। पिता का नाम रत्नापा मैंने बता चुकी हूँ मैं। पिताजी पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। दूसरा, लेखक की प्लानिंग, लेखक ने कैसे विद्यालय जाने की प्लानिंग की। तीसरे, जमींदार का घर और चौथे, विद्यालय में उसका दाखिला होना और विद्यालय में बसंत पाटिल के साथ दोस्ती होना और विद्यालय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना। तो आपको, मुझे उम्मीद है मेरी कहानी सुनाई हुई आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। मेरा विचार है कि मैं पेपर से पहले आपकी ऑनलाइन क्लास, एक बार मैं ऑनलाइन क्लास लूँ। आप कब कंफर्टेबल हैं, कब मुझे चैट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर आपकी सेवा के लिए तैयार रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और अपनी कोई यदि कोई समस्याएं हैं तो ज़रूर मुझे लिख कर भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।